नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखो, आप सभी लोग एक न्यूज से परिचित हो गए होंगे और मुझे लगता है वो न्यूज, चाहे आप किसी बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप किसी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एक फॉर्म आप लोग जरूर फिल करते होंगे और आप मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात सुन करके, जिसका नोटिफिकेशन अभी जो है फ्राइडे को आ गया है। अब मैं किस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, संभवतः आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे और मंद मंद जो है थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे होंगे कि यार बात तो सर सही कह रहे हैं। फॉर्म सभी लोग डालते हैं। वो कौन सा फॉर्म है भाई साहब? चाहे आईएएस तैयारी करते होंगे ना यूपी में, तो भी वो फॉर्म डालते होंगे। आप कहेंगे यार ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है भैया आपके उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयोग, जो कि सबसे ढिल्लर आयोग है, जो कि सबसे स्लो काम करता है। कौन सा? यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ना, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, ठीक है। ये क्या कराता है भैया? ये कराता है पेट का एग्जाम। क्या कराता है? पेट का एग्जाम, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि जो है क्या आपके प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरीके से, ठीक है। तो इसका फॉर्म आ गया है और लंबे समय से आ नहीं रहा था। कुछ लोग कहते इसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 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 जी, इसकी वैलिडिटी समाप्त करके नया से दोबारा से जो है फॉर्म निकालिए। तो विज्ञापन इसका दरअसल विस्तृत विज्ञापन आ चुका है और आप लोग जो है मिड जून तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। समूह गा ग्रुप सी तक की जितने भी फॉर्म आपके होते हैं, वो ग्रुप सी तक का सारा जो है ये ट्रिपल एससी कराता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका फॉर्म जरूर फिल करेंगे। और मिनिमम एज लिमिट अगर आप जानते होंगे, मिनिमम एज लिमिट इसकी 18 है और मैक्सिमम इसकी कितनी है? 40 है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसकी 10th लेवल की है, यानी कि 10th मिनिमम होना चाहिए, 10th हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इसकी फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के पहले तक आपके पास डिग्री, मिनिमम क्वालिफिकेशन, दैट मींस की 10th की डिग्री आपके पास हो जानी चाहिए। तो फॉर्म आप सभी लोग फिल करते होंगे। अच्छा, ये बात मैं बता क्यों रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं कि आप इसका एक तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, जो कि आपको जाननी जरूरी है, ठीक है, यह मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्म आ गया, सब लोग जानते होंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसके सिलेबस को अगर आप गौर करोगे तो उसमें करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स कितने का है? 10 नंबर का है भाई साहब। बाकी जितने सेक्शन है कितने नंबर के हैं? 5-5 के हैं। जीएस में सब 5-5 के हैं, लेकिन करंट अफेयर्स कितना का है? 10 का है। और जर्नल अवेयरनेस कितने का है? 10 नंबर का। ये 20 नंबर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 20 नंबर आप कहां से पा सकते हैं? 20 नंबर आप पा सकते हैं मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो से। इसलिए भैया जी लोग, जो भी लोग पेट की भी तैयारी करते होंगे, उन तक ये वीडियो मेरा करंट का पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि करंट कराते समय जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी बातें में है जो है मैं आपको कराता रहता हूं। जैसे यूएनडीपी चर्चाओं में है तो यूएनडीपी के बारे में बता दिया, ठीक है। अगर सेबी चर्चाओं में है तो सेबी के बारे में बता दिया, प्रेसिडेंट चर्चाओं में है तो प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया। जर्नल अवेयरनेस की सारी कंटेंट आपको, सारा का सारा कंटेंट आपको मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो से मिल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेट वाले, और पेट में जानते कम से कम 30 लाख से फॉर्म नीचे तो नहीं भरे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को, मेरे करंट अफेयर्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। ये 20 नंबर की तैयारी मेरी तरफ से आपको, और बाकी भी तैयारी जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें भी मैं सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन आपको मैं कराता रहता हूं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे तो पेट की तैयारी आपको कहीं से कुछ भी नहीं करना है, खाली लूसेंट पढ़ लीजिएगा, मैथ रीजनिंग लगा लीजिएगा और बाकी कंटेंट आप मेरा देखिएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी तो पीसेस का भर्ती देख ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट डे का रिवीजन करेंगे हम लोग। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अनुसूचित किया है या अधिसूचित किया है। यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक का पुनर्गठन किया है और पूर्व रा प्रमुख जो है आलोक जोशी को इस बोर्ड का कमान सौंपा गया। इस बोर्ड की अध्यक्षता जो है आलोक जोशी संभालेंगे, जो कि आप एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे, भारत और जॉर्डन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 29 अप्रैल को अम्मान में आयोजित किया गया, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी यानी कि पीएम मोदी भारत के पहले
ऑडियो जो है विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स 2025 का मुंबई में उद्घाटन किया इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेब्स का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है, ऐसे में वेब्स 2025 से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। मैं दूसरे पॉइंट से कहूं तो मैं कहूं कि पेपर में आउट है प्रश्न ये, ठीक है। एक तरीके से पेपर में आउट मतलब ये नहीं मैं नहीं आउट कराऊंगा, ठीक है, मतलब पेपर आउट नहीं होगा, ये मतलब ऐसा प्रश्न है कि एक तरीके से क्वेश्चन एकदम पक्का है कि भैया आएगा आएगा, ठीक है। मैं कई बार आपको इस बात को बताता हूं कि ऐसे प्रश्न का आपके एग्जाम में आना लगभग क्या होता है, तय रहता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए रूस गए हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग, जिसको CWC बोलते हैं, ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, AI होता है, इन सभी चीजों को लेकर के इन दोनों के मध्य में क्या हुआ है, केंद्रीय जल आयोग और आपका जो है जो IIT दिल्ली है, इसके मध्य में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किया गया है, ठीक है। आगे, लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू लगभग 4 दशकों की सेवा पूरी करने के बाद 30 अप्रैल 2025 को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ पद से क्या हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए हैं। ओके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के पावन अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर की गहन बुद्धि और चिरस्थायी विरासत को श्रद्धांजलि दी है। क्या है बसव जयंती? बसव जयंती एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है जो महान संत और समाज सुधारक बसवेश्वर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब ये बसव जयंती शायद आप लोग पहले नहीं सुने होंगे, मैंने लास्ट डे क्लास में बताया था आपको। तो ऐसे कुछ ऐसे महान विभूति होते हैं, महान व्यक्तित्व होते हैं, जिनके बारे में हमें जल्दी किताबों में ही देखने को मिलता है या हमें जनरली नहीं मिलता, लेकिन जब उसी चीज को PM ट्वीट करते हैं, राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, तो हमें उससे या PIB पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर कोई जानकारी प्राप्त होती तो हम जान पाते हैं यार कि यह चीज भी है। तो बहुत सारी जयंती पढ़ते होंगे, लेकिन शायद आप लोग पहली बार बसव जयंती के बारे में सुने होंगे, तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ ले, ठीक है। चलिए, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। मैं आपको वेल्डन बोल रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं आज के पहले नंबर टॉपिक पर, भारत श्रीलंका पर्यटन। ये आप जानते हो कि भारत और श्रीलंका पर्यटन अभी बीच में क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ गुरु किया हुआ है, और सरकार, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्यटन के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। हालांकि अभी जो पहलगाम हमला हुआ, ये अपने आप में टूरिज्म पर, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में बहुत ज्यादा क्या हो जाए, फिर से बैक पे आ जाएगा बहुत तेजी के साथ। अगर आप 2014 के पहले की अगर बात करेंगे, या आप 3 साल पहले की बात करेंगे डेटा की, या 370 के हटने की बात करेंगे, और उसमें और अब में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। टूरिज्म जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी के साथ ग्रो हुआ था। न सिर्फ यह टूरिज्म आपके जम्मू कश्मीर में बढ़ा था, बल्कि यह भारत के जो विविध क्षेत्र हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर भी टूरिज्म बहुत तेजी के साथ ग्रो हुआ था, क्योंकि सरकार वर्तमान में बहुत तेजी के साथ टूरिज्म पर फोकस करती है। सरकार जहां भी आधिकारिक यात्रा पर जाती है, वह अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग आयोजनों को करती है, और अपनी बातों में उस बात को रखती है कि आप आइए और इंडिया को घूमिए। इसके अलावा अगर कोई विदेशी मंत्री या कोई विदेशी जो है व्यक्ति अगर भारत आता है, ठीक है, सरकारी अधिकारी, तो उसको भी हमारे जो भी अलग अलग जो भी हमारे पर्यटन स्थल होते हैं वहां पर हमको घुमाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति महोदय आए हुए थे, तो उनको जो है अलग अलग जो है जगहों पर जो हमारे विरासत स्थल हैं उनको जो है वहां पर ले जाएगा। भाई हमारी संस्कृति परंपराओं को आप जानिए, समझिए। तो अगर उपराष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर स्थल उनके बारे में जानते समझते हैं, तो इससे टूरिज्म बहुत तेजी के साथ क्या होता है, ग्रो होता है। हालांकि पहलगाम की घटना ने भारत के एक कोने में, एक हिस्से में भारत के थोड़ा सा जो है पैनिक क्रिएट कर दिया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम नए उम्मीद के साथ, नए जो है उसके साथ हम जा सकते हैं। एक बात और, जम्मू कश्मीर में जैसा पहलगाम में वो सीन है, ऐसे कई सारे सीन जो है आपको हिमाचल प्रदेश में भी मिल सकते हैं, मिलते हैं इनफैक्ट, उससे भी बहुत खूबसूरत। तो हिमाचल प्रदेश भी आप लोग जाया करिए, हिमाचल प्रदेश जाने पर वहां के भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, एक चीज आवश्यक यह है कि बात अगर टूरिज्म की होती है, तो टूरिज्म के थ्रू आप जब भी कहीं घूमने जाएं, तो इस बात का विशेष ध्यान दें
कि पॉल्यूशन ना करें। वहां पर पॉलिथीन में लेके गए रैपर में चॉकलेट बच्चे ने खाया फेंक दिया आपने कहीं भी, है ना, आपने कुछ खाया पिया सामान फेंक दिया, ये काम मत कीजिएगा। एक या तो डस्टबिन आसपास हो वहां डालिए, ना हो डस्टबिन तो अपने पास एक नॉर्मल सी एक कोई थैला रखिए, उसी में उस अपने कूड़े को रैपर को आप डाल दीजिए और जब भी आपके सामने डस्टबिन मिले आप वहां पे उसको डाल दीजिए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन या अपने दिल से आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सब सफाई वफाई किया करिए आप लोग, ठीक है। गांव में खूब सफाई रहती है कम से कम, इससे गांव में सीख लीजिए कम से कम, है ना। शहर वाले सबसे पढ़े लिखे डबल मूर्ख होते हैं, मैं सही बता रहा हूं, बिल्कुल तमीज नहीं होती, कहीं भी रैपर खाएंगे और फेंक देंगे खट से और बनेंगे एकदम से नवाब अपने आप को, क्या कीजिएगा। चलिए, भारत 2025 तक श्रीलंका में पर्यटन का प्रमुख स्रोत बाजार बना। अच्छा एक बात और, पर्यटन पर मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, मैंने एवी नहीं बोली है, पर्यटन पर, टूरिज्म पर आपके पीसीएस के मुख्य परीक्षा में भैया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी सारी बातें मैंने बोली सिर्फ कहानी के लिए नहीं बोली है, टूरिज्म के लिए बोली है। टूरिज्म के लिए सरकार ने कई अलग अलग योजनाएं बनाई हुई है। सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अलग अलग सरकारें जो होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, वो टूरिज्म के लिए अलग अलग प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को बनाती है और उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, पर्यटन पर ना सिर्फ आपके पीसीएस के मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है, यूपीएससी में प्रश्न आता है, बल्कि इसमें जो है आपके निबंध में भी, आरओ एआरओ में भी आता है निबंध, और बाकी अदर एग्जाम में जहां पर भी निबंध का सेक्शन होता है वहां पर ऐसे लिखने के लिए भी पर्यटन पर आता है। तो प्लीज इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा पर्यटन वाले टॉपिक को, ठीक है। तो मैं आपको टास्क देता हूं, आज का पहला टास्क है कि पर्यटन के टॉपिक को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है, ठीक है। ये टास्क आपका पर्यटन क्या होता है, इसको कैसे बढ़ावा देगी सरकार, कौन कौन से कदम उठा रही है, सरकार ने हाल फिलहाल में क्या कुछ कदम उठाए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कहां कहां कितना चीजें विकसित हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके एग्जाम के लिए, राइट। चलिए तो श्रीलंका, भारत 2025 तक श्रीलंका में पर्यटन का प्रमुख स्रोत बाजार बना हुआ है। वहां इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक वहां पहुंचे कुल 8,87,000 पर्यटकों में भारत का योगदान 17% से अधिक है। यानी कि जो भी लोग श्रीलंका में घूमने गए उन टोटल लोगों में, टोटल टूरिज्म में से, टूरिस्ट में से 17% का जो हिस्सा रहा वो रहा भारतवासियों का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा 1 से 28 अप्रैल की अवधि के दौरान श्रीलंका की यात्रा करने वाले 1,65,000 पर्यटकों में से लगभग 36,000 भारतीय थे। बड़ा आंकड़ा अपने आप में, बताइए 1,65,000 कुल गए, खाली अप्रैल की बात हो रही है, इसमें से 36,000 केवल भारतीय थे। तो बड़ा आंकड़ा अपने आप में। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्यटकों के आगमन में 13% तक की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भारत और श्रीलंका टूरिज्म पर प्रश्न पूछ ले आपसे, क्या भारत और श्रीलंका पर। अब आप कहेंगे सर भारत और श्रीलंका पर कैसे प्रश्न पूछ लेगा भैया कि भारत और श्रीलंका के टूरिज्म से बढ़ने पर क्या इससे भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक विविधता में क्या कुछ जो है बढ़ोतरी होगी, क्या दोनों के सांस्कृतिक पहचान बढ़ने से क्या दोनों देशों में कुछ मित्र संबंध और मजबूत होंगे, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। और डेफिनेटली टूरिज्म से दो देशों के बीच में जो है अपनी संस्कृति और परंपराएं का आदान प्रदान होता है और हमारी संस्कृति को जो है वो जानते हैं, उनकी संस्कृति को हम जानते हैं और इससे कहीं ना कहीं मित्र संबंध भी स्थापित होता है और दोनों देशों की इकोनॉमी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये बातें सारी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत श्रीलंका पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत 2025 तक श्रीलंका में पर्यटन का प्रमुख स्रोत बाजार बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और 1 से 28 अप्रैल की अवधि के दौरान श्रीलंका की यात्रा करने वाले 1,65,000 पर्यटकों में से 36,000 कहां के थे, केवल भारत के थे, बिल्कुल सही बात है। यह आंकड़ा भी हाल ही में किसने दिया है, यह आंकड़ा दिया है भैया जो है श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा, यह आंकड़ा। अब यह भी प्रश्न पूछ सकता है हाल ही में श्रीलंका टूरिज्म पर जारी आंकड़ों को निम्नलिखित में से किसने जारी किया, आप कहेंगे सर श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के द्वारा, याद रहेगा। चलिए बाकी श्रीलंका की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं आप यह भी देख लीजिएगा। चलिए तो सी इज द राइट आंसर। आगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का श्रम दिवस पर समझौता एक हुआ है, क्या समझौता हुआ है, और श्रमिक दिवस का मनाया था 1 मई को, ठीक है। कहते हैं ना कि एक लाइन मैंने बड़ी अच्छी देखी एक दिन कि श्रमिक दिवस, जिसको विश्व मजदूर दिवस बोलते हैं, तो उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी कि आज उसका दिवस है जिसको पता ही नहीं है कि आज जो है उसका दिवस, नहीं मतलब आज वो दिवस है, उसके बारे में दिवस है जिसको पता ही नहीं कि आज उसका दिवस है। मतलब मजदूरों को कहां पता है कि आज मेरा दिवस है, लेकिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। सोचिए विडंबना देखिए देश की वैश्विक लेवल की कि जिनके लिए ये मनाया जाता है
उन मजदूरों को, उन व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि आज हमारा दिवस है, विश्व मजदूर दिवस है, वर्ल्ड लेबर डे है, नहीं पता होता है। वास्तविकता में आज भी समाज में एक बड़ी लंबी खाई क्या है, इन श्रमिक और इन जो है संभ्रांत लोगों में जो है क्या हुई बनी हुई है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। हालांकि भारत जैसे देश में हाल फिलहाल के वर्षों में सरकार ने इस सामाजिक की जो आर्थिक जो खाई है उसको पाटने का एक व्यापक स्तर पर काम किया है, लेकिन बावजूद इसके एक कमी में सबसे बड़ी जो समझता हूं, दो कमियां होती हैं। गवर्नेंस को सही चलाने में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब आप पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो आप कहां से उठे थे, किस जगह से उठे थे, आप अपनी उस सारी चीजों को भूल करके आप करप्शन में ऐसा लिप्त होते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं रहती है। आप उन सारे करप्शन के पॉइंट्स को, आप सब कुछ जो है बेधड़क तोड़ते हुए आप करप्शन में डूब जाते हैं, आप पैसों में नहाने लगते हैं। आपके साथ चलने वाला, आपके कदम से कदम मिलाने वाला वो दोस्त, वो व्यक्ति जिसने आपका साथ दिया, आप उस व्यक्ति तक भूल जाते हैं। सफलता आपके सर इतना चढ़कर बोलती है कि आप जिस उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे थे उस उद्देश्य को भूल करके आपके आगे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं एथिक्स पढ़ाता हूं पीसीएस में, अगर आप लोगों ने बैच लिया होगा तो जानते होंगे संभवतः बहुत सारे लोग। एथिक्स में मैं आपको यही समझाता हूं कि भाई साहब इंसान बनना है। जैसे अभी हाल ही में गाजियाबाद के कमिश्नर ने एक जो है स्टेटमेंट दिया, क्या कि पुलिस थाने में जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो सबको आप कह के बुलाएंगे, तुम कह के नहीं बुलाएंगे। कोई आएगा तो उनको पानी पीने दिया जाएगा, जब बच्चे आएंगे तो उनको चॉकलेट दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज होती है भाई। एथिक्स पढ़ाने का उद्देश्य क्या था यूपीएससी का, पीसीएस का? यही तो था कि आप एक अच्छे इंसान बने। और गुड गवर्नेंस की जो संकल्पना है, गुड गवर्नेंस मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जिसको हम बोलते हैं, अर्थात जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता जिसको हम बोलते हैं, वह जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन डीएम बन जाता है और आम नागरिक रहता है। हम डीएम की गाड़ी की आगे से भी निकलना, जो एकदम सर से गाड़ी निकलेगी, आप एकदम से अपनी गाड़ी वाली एकदम साइड कर लोगे खटखट। अरे महाराज, कोई राजा धीराज नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप जाम में फंसे हुए तो गाड़ी चुपचाप खड़ी, दिमाग में लगा एक्स्ट्रा, ठीक है? वो है सिविल सर्वेंट। तो उन्हें अपनी चीज को समझना चाहिए। और आप भी कभी भी बड़े सरकारी अधिकारियों से डरिए मत, आपका अपना अधिकार है, उनसे जाइए, मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लोड मत लिया करिए। डीएम साहब जा रहे हैं, एसपी साहब जाए तो नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, फालतू बातें होती है, ठीक है? चिल मार के बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अपने भीतर लाइए, क्योंकि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना, जिसके लिए जवाबदेहिता, पारदर्शिता सबसे जरूरी है। और आपके सामने एक बड़ा वेपन है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। यू नो अबाउट आरटीआई? क्या है आरटीआई भैया, बताओ जरा। आरटीआई तुरंत बताओ, आरटीआई क्या? व्हाट इज आरटीआई? मुझे लगता है कि सभी लोग जानते होंगे। ये एक ऐसा वेपन है भाई साहब कि इससे भारत के हर एक अधिकारी को डर लगता है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, लगा दीजिए, फट से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके आधार पर आप जो है सीधे पेड़ डाल दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, करने को। तो डरा मत करिए, ठीक है? चलिए, तो सामाजिक न्याय और अधिकार। अच्छा, जो मैंने पॉइंट अभी गवर्नेंस का बोला है, गवर्नेंस पर आप लोग प्री के लिए पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और मेंस में गवर्नेंस पर खूब प्रश्न बनते हैं। और आरटीआई की स्थापना कब हुई और आरटीआई क्या होता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? प्रश्न बनता है आरटीआई से, ध्यान दीजिएगा। मैं जितनी बातें यहां पर बोलता हूं सब अनर्गल नहीं रहती हैं, वो सारी बातें आपके एग्जाम से कोरिलेट करती हैं, राइट? तो ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। गवर्नेंस मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता मैंने, मतलब अकाउंटेबिलिटी का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, पारदर्शिता मैंने इस्तेमाल किया। ये सब, इस पर सब टिप्पणी पूछने के लिए आती है। पारदर्शिता क्या है, जवाबदेहिता क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, मतलब इंग्लिश में पूछ लेगा, है ना? ये सारे, गवर्नेंस क्या होता है, आरटीआई क्या है, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा इन सारी बातों को, ठीक है? एथिक्स में प्रश्न बनता है कि सिविल सेवक जो है, सिविल सेवक नहीं बल्कि समाज के एक जो है क्या है, एक जो है सेवक है अपने आप में, इसको विस्तारपूर्वक समझाइए। ऐसा प्रश्न खूब बनता है। चलिए, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रम दिवस पर कचरा संग्रह, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्र में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, आगे यह पहल उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण के साथ साथ वित्त और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी। तो यह समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर हाल ही में किया गया है। यूएनडीपी ने राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी स्थापना कब हुई थी, कैसे कैसे क्या हुआ था, अभी आगे हम इसको देखेंगे। चलिए, यह योजना सरकार के मानव केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण है, जहां किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के खतरनाक काम में स्वयं शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
ये एक बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बेचारे मजदूर होते हैं जो सीवर को साफ करने में सेप्टिक टैंक को साफ करने में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसे श्रमिकों का सम्मान हमें करना चाहिए। और बात ध्यान रखिएगा, जो लोअर पोर्शन पर रहता है, जो नीचे काम करता है, वही सबसे अहम होता है। मकान में सबसे नीचे क्या होता है? नींव होती है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कत्ते ही बन नहीं सकती, आप कितना ही अच्छा मेटर क्यों ना इस्तेमाल कर ले। ठीक उसी प्रकार से कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, उसमें जो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं वो हमारे मजदूर भाई होते हैं। इसलिए सम्मान हमें उनका हमेशा करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? पैसा जो आपका जब चढ़ता है, आपके बुखार आता है ना पैसे का, तो आप लोग क्या करते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए एक लाइन अक्सर सुनी होगी आपने कि काहे पैसे पे इतना गुरूर किए है, यही पैसा तो अपनों से दूर किए है। पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है भैया, आजकल सदियों नहीं होती बिना पैसे के। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए आजकल लोगों को क्या कीजिएगा, बड़ा मामला गड़बड़ है। चलिए यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिएगा, शादी हो जाएगी। ठीक है, लोड मत लीजिएगा, बिना गवर्नमेंट जॉब वालों की भी हो जाएगी। यह संयुक्त राष्ट्र की वैसी संस्था है जो दुनिया भर के देशों को विकास, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन, देखो शब्द आ गया क्या? सुशासन। क्या सुशासन? गुड गवर्नेंस है। सुशासन, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या? सुशासन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है। भैया इन सारे क्षेत्रों में क्या हो? समानता हो, गरीबी उन्मूलन हो, लैंगिक समानता हो, पर्यावरण संरक्षण, उन सभी चीजों को करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम व्यापक स्तर पर काम करता है। यूएनडीपी के मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी घटाना और सतत विकास को बढ़ावा देना। टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है? सतत विकास। बहुत बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है सतत विकास पर। और इसके अलावा एसडीजी गोल्स, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। एसडीजी गोल्स, एसडीजी गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किए हैं, जिनकी प्राप्ति का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने कई बार कहा है 17 के 17 एसडीजी गोल्स आपके रेडी होनी चाहिए, आपके जुबान पर होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मैंने इसको कई बार आपको कहा है कि सारे के सारे एसडीजी जो गोल होते हैं उसको आप लोग क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये 17-17 गोल, ये आपका टास्क है भैया, याद करिएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है उसको बनाना और संस्थाओं को मजबूत करना, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और आपदा जोखिम यानी कि डिजास्टर को कंट्रोल करने में कमी लाना, लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, लैंगिक जो है समानता, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में देशों की मदद करना। यानी कि जो ये 17 जो गोल्स निर्धारित किए गए हैं, उन 17 गोल्स को कंप्लीट करने में, उनको पूर्ण करने में यूएनडीपी क्या करता है? हेल्प करता है कि जो भी 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनकी प्राप्ति 2030 तक करनी है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम आपकी सहायता करेंगे। कौन कहेगा? यूएनडीपी कहेगा। किससे कहेगा? जिन देशों में 17 एसडीजी गोल्स को स्थापित किया गया है। ठीक है, स्थापना कब होती है यूएनडीपी की? स्थापना होती है इसकी 1965 में, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, यूएनडीपी में आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है, भाई साहब सारे पॉइंट नोट कर लिया करिए प्लीज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे पॉइंट मैं ऐवी नहीं डालता हूं, मैं करंट फर्स्ट का 2 पॉइंट करके निकल जाता मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि वो काम मैं करूं। इसलिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इसको नोट जरूर करते होंगे। राइट, चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यानी कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रम दिवस पर कचरा संग्रह, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल सही बात है, किया है। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो बस दोनों ही कथन सही, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, विजयनगरम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, इसको भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो है क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। और उन्होंने इस बंदरगाह को नए युग के विकास का प्रतीक बताते हुए कहा कि सही मायने में विकास मजबूत बुनियादी ढांचे से ही संभव होता है। क्या सही मायने में विकास किससे होता है? मजबूत बुनियादी ढांचा, यानी कि जो भी आपका मेन बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है,
उसको अगर हम मजबूत करेंगे तो डेवलपमेंट जरूर होगा। इसीलिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी के साथ काम करती है और आपने देखा भी कि आने वाले समय में हम और तेजी के साथ मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरेंगे और साथ ही साथ में जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 तक में विकसित भारत बनने का, हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेंगे। और सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य रखा है, वो भी पूरा कर लेंगे। और कई सारे अन्य प्रमुख लक्ष्य हैं जिनको आपको तैयार करना है। एक बात यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं, ध्यान से कान वान खोल करके सुनिएगा क्या कहने जा रहा हूं। देखो, जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा कि सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने 2047 तक क्या विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कहेंगे ठीक, रखा है। मैंने कहा 2070 तक जो है जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल रखा है। इसी तरीके से भाई साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे टारगेट सरकार ने अलग अलग ईयर में जो है क्या रखे हैं, रख रखे हैं अलग अलग ईयर में। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी सरकार ने लक्ष्य अलग अलग वर्षों में रखे हैं उन सभी लक्ष्यों को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिए, उसकी लिस्ट बना लीजिए। और यहां पर एक प्रश्न जो है आपका आता है, नोट कर लो भाई साहब, प्लीज नोट कर लो इसको। मुझे दुख होता है कई बार कि मैं इतना बोलता हूं, पता नहीं आप नोट करते भी हो कि नहीं नोट करते हो, सिर्फ मैं चिल्लाता रहता हूं यहां पर। ये सारी बातें भाई साहब याद कर लीजिए, जिस जगह पर आप खड़े हैं बैठे हैं उस जगह पर मैं भी कभी था, ठीक है। इतना समझाने वाला नहीं था भाई मास्टर, ठीक है, मैं सही बता रहा हूं। उनके पास टाइम फिक्स होता है, पढ़ा के निकल जाते थे, इतना बकबक कोई नहीं करता है। मैं बता रहा हूं तो उसको सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको बताता हूं कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसे उतारते हैं या इग्नोर करके निकल जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को मानेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ एक ही चेहरा याद आएगा, किसका, उसका नहीं जिसका सोच रहे हैं, मेरा याद आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और क्यों याद आएगा, क्योंकि कहोगे यार हृदय सर ने ये वाला पॉइंट कहा था याद करने के लिए, ठीक है। प्लीज मैं आपसे एज ए फ्रेंड मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। टीचर तो फ्रेंड ही मान लो, भाई मान लो, कुछ मान लो, लेकिन मान लो मेरी बात, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग एक बार तैयार कर लीजिएगा, और नहीं कर पाएंगे तो एक दिन मैं वीडियो बनाकर इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। तो ये हो गया भैया सारे पॉइंट आपसे। और इससे क्या होगा, इसमें व्यापार में बढ़ोतरी होती है और आम लोगों की बुनियादी जो बेसिक जो नीड होती है वो क्या होती है, पूरी होती है। विजनजम बंदरगाह बन जाने से जहाजों के जरिए परिवहन के लिए विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता क्या होगी, काफी कम हो जाएगी। विदेशी बंदरगाह क्या हो जाएंगे, उनकी जो हमारी डिपेंडेंसी उन पर कम हो जाएगी। उद्घाटन समारोह से पहले पीएम मोदी बंदरगाह की सुविधाओं को देखने गए और वहां उन्हें संचालन कार्यों की समीक्षा की। 8,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित विजनजम बंदरगाह में दुनिया के बड़े से बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ और जा सकते हैं। बड़ी बात है ये। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित जो है बंदरगाह है। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये बाकी लिखा गया कि भाई केरल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कहीं कहीं पर विरियंगम भी लिखा, विरिजनम और कहीं कहीं विरियंगम लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले चरण का जो है बड़ा हिस्सा दिसंबर 2024 में पूरा हो गया था। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, प्रधानमंत्री ने केरल में विजनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक बात है। और 8,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित विजनजम बंदरगाह में दुनिया के बड़े से बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ और जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, बस सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। भाई साहब बड़ी अच्छी बात है तो अपने आप में नहीं। तो भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसमें मार्च 2025 का सेवा व्यापार भी शामिल है। रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें पिछले वर्ष के 778 अरब डॉलर की तुलना में 6% ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ा है, और निर्यात में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत जो है होने वाली। हालांकि युद्ध का मामला चल रहा है, देखते भी क्या होता है पाकिस्तान के साथ। चलिए, सेवा निर्यात 13.5% से अधिक बढ़कर 387 अरब डॉलर की सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और यह आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के पहले के अनुमान से अधिक है अपने आप में। अब ये डेटा आप लोग मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट कर सकते हैं कि भाई निर्यात के क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था पर अगर कोई प्रश्न आता है तो उनमें इन प्रश्नों इनके आंकड़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो रही है, जिसके पीछे ये सारे प्रमुख कारण हैं,
आप इन डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसे लिखने के लिए आ गया तो भी आप सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो आपने जो कॉपी बनाई होगी ना मेंस वाली अलग से, उसमें सारे डेटा आप लोग नोट कर लिया करिए। आपको पता नहीं कि आपने 2 कॉपी बनाई होगी मेरी क्लास के लिए, एक कॉपी कौन सी जिसके लिए मैं आपको टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं, वो आप उसमें लिखिए, और एक कॉपी आपने वो बनाई होगी जिसमें आप लोग जो है मेंस के क्वेश्चन को लिखते हैं, जो कि लास्ट में देता हूं मैं वीडियो के अंत में। ठीक है, चलिए नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा, ब्लैंक पेपर व्हाइट पेपर वाली कॉपी बनाइएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में व्हाइट पेपर पे ही लिखना होता है, लाइनिंग वाली कॉपी इस्तेमाल नहीं की जाती है। राइट, चलिए प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया है। ठीक बात है। सेवा निर्यात 13.5% से अधिक बढ़कर 387 अरब डॉलर के सर्वकालिक जो है पर स्तर पर पहुंच गया है। ठीक बात है। तो ये भी पॉइंट सही है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। भारत और डेनमार्क के मध्य ऊर्जा समझौता भी हाल ही में हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है, जीरो एमिशन, कार्बन का जीरो एमिशन। ठीक है, बड़ा लक्ष्य अपने आप में, और ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वस्थ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में अनुभवों और तकनीकी सहयोग को क्या होगा? बढ़ावा देना होगा। ठीक है, बस। बिजली, आवास, शहरी मामलों के मंत्री कौन? मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि नवीनीकृत ऊर्जा सहयोग सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और डेनमार्क की आपसी प्रतिबद्धता को क्या है? दर्शाता है। बाकी डेनमार्क के बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए। तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक विकसित और समृद्ध देश है, स्कैंडिनेवियाई देशों में से एक है। ये डेनमार्क एक प्रायद्वीपीय देश है, इसमें लगभग 400 द्वीप भी शामिल है, जिनमें से सबसे बड़े जीलैंड और फ्यून जो है 2 द्वीप है, इसमें सबसे बड़े द्वीप है। बस डेनमार्क यात्रा करिएगा, अच्छा देश है। इसका मुख्य भाग जटलैंड प्रायद्वीप है जो जर्मनी से जुड़ा हुआ है। ये फैक्ट आप लोग पूछ सकते हैं कि भैया कौन सा ऐसा लैंड है डेनमार्क का जो जर्मनी से जुड़ा हुआ? आप कहेंगे जटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका डेनमार्क है आपका। ठीक है, इसके पड़ोसी देश में कौन कौन सा? जर्मनी है दक्षिण में इसका। जर्मनी कहां पर है? दक्षिण में। ये देखो भैया, जर्मनी है आपका दक्षिण में, है दिख रहा है? ये दक्षिण, ये क्या दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम आपका। ठीक है, स्वीडन पूर्वोत्तर में है। स्वीडन देखिए, ये पूर्वोत्तर में है, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया उत्तर, तो क्या हो गया? पूर्वोत्तर में हो गया स्वीडन। ठीक बात है। और नॉर्वे भी है आपका, नॉर्वे भी है, देखिए नॉर्वे है आपका। ठीक है, फिर उत्तर में नॉर्वे है, उत्तर में क्या है? नॉर्वे है। पूर्वोत्तर में स्वीडन है और उत्तर में नॉर्वे है, दक्षिण में आपका जर्मनी है, और इसके बगल से लगा हुआ क्या है आपका? इधर नॉर्दर्न सी है, और इधर आपका सुदूर क्या है? बाल्टिक सी है अपने आप में। ठीक है, राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है भैया, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉइंट है। आधिकारिक भाषा इसकी यहाँ की डैनिश है। ठीक है, और मुद्रा डेनिश क्रोन है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए क्या है? डेनमार्क से इंपॉर्टेंट है। भाई साहब ये सब प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इग्नोर मत करिए कि मैंने आई में डाल दिया है। प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपके क्या है? मिसलेनियस के पोर्शन है क्या, जिसको हम विविध बोलते हैं ना, ये विविध के सेक्शन में पूछे जाते हैं। 10 से 12 प्रश्न आपके विविध में आरओ में और पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो इग्नोर मत कीजिएगा, सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये मैप जरूर देख लिया कीजिएगा। मैप को एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, तो फिर आपको होगी सर ये दिख नहीं रहा है कुछ। ठीक है, ये देखो, ये हो गया डेनमार्क आपका। ठीक है, डेनमार्क के पूर्वोत्तर में स्वीडन है, उत्तर में नॉर्वे है, दक्षिण में आपका जर्मनी है, इधर आपका नॉर्दर्न सी है, और इधर आपका बाल्टिक सागर लगा हुआ है। ठीक है, और ये कोपेनहेगन इसकी राजधानी डेनमार्क की। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आज वैसे सारे कथन मैंने सी वाला ही बना दिए हैं, कोई बात नहीं, खैर ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही है, बस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज सब सी सही है। ठीक है, चल खैर चलिए कोई नहीं। दादा साहब फाल्के की जयंती अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है। तो दादा साहब फाल्के की जो जयंती है वो हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाई जाती है। कब? 30 अप्रैल को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक भी उनको जो है माना जाता है। किसको? दादा साहब फाल्के जी को। ठीक है, उनका पूरा नाम धुंडी राज गोविंद फाल्के था, और उन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म क्या राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो मूक फिल्म थी, 1913 में बनी। इस दिन को भारतीय सिनेमा के विकास में उनके योगदान को याद करने के लिए और सम्मानित करने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आप सभी लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे। तो ये कुछ पॉइंट और है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में,
अच्छा, यह पुरस्कार हर वर्ष एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा में आजीवन उत्कृष्ट योगदान दिया हो। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित किया गया था, 1969 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तुरंत। ठीक है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रतिवर्ष यह दिया जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताओ दादा साहब पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। राइट, स्थापना वर्ष इसकी कब होती है? 1969 में। दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी थे, जिनको सबसे पहले जो है ये पुरस्कार दिया गया था। प्रदाता संस्था कौन है? भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान करता है। पुरस्कार में शामिल क्या है? स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस, एक पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। चयन प्रक्रिया क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों की एक समिति जो है इसका चयन करती है। ओके, चलिए हाल की प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो 2023 में अगर हम बात करेंगे तो अभिनेत्री रेखा को उनके लंबे और प्रभावशाली करियर के लिए सम्मानित किया गया। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अब 25 में कौन होगा देखते हैं। ठीक, दादा साहब फाल्के की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है बताओ? बी, 30 अप्रैल को। बस हो गया, बी इज द राइट आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है दिवस, और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया था, आप जानते होंगे। ठीक है, सूचकांक भी जारी किया जाता है और ये क्या है जो है दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है कि भैया प्रेस की स्वतंत्रता क्या है। इस वर्ष की थीम क्या है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? थीम है नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम मेधा का प्रभाव। यह विषय पत्रकारिता, मीडिया और प्रेस स्वतंत्रता को बदलने में कृत्रिम मेधा के तेजी से विकास और उपयोग पर प्रकाश डालता है। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा चीज, और वो ये कि मीडिया जो है, जो प्रेस है, वो चौथा स्तंभ का है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में चौथा पिलर मीडिया होती है। मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है। हालांकि हाल फिलहाल के वर्षों में भारत जैसे देश में मीडिया पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। कोई मीडिया को कुछ कहता है, कोई मीडिया को कुछ कहता है, दो धड़े बन गए हैं, एक पक्षीय हो गया, एक दो पक्षीय। लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया को जो है क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से कार्य करना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, विपक्ष हो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, अच्छी बातों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मीडिया फोर्थ पिलर है, चौथा पिलर है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। और अगर लोकतंत्र में अगर मीडिया अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर भूल जाए तो ये लोकतंत्र के लिए क्या है, खराब बात होती है। इसलिए मीडिया पर प्रश्न खूब बनता है, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रश्न खूब बनता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि मीडिया पर, प्रेस पर आप लोग खूब अच्छे से कंटेंट रेडी कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, इस बार भी पूछा जाएगा। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, हर हाल में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो होता है उस पर भी प्रश्न मैंने पूछेगा आपसे, और इस पर निबंध में भी प्रश्न पूछता है भाई साहब। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप मीडिया के चैप्टर को, मीडिया को यानी कि जो लोकतंत्र में चौथा पिलर है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा कि भाई मीडिया की लोकतंत्र में भूमिका क्या है। हाल ही के दिनों में मीडिया पर खूब प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, क्या इसके प्रमुख कारण हैं? ठीक है, क्या मीडिया अपने रिलेवेंसी को, अपने महत्व को भूलती जा रही है, खोती जा रही है, क्या प्रमुख कारण है? इन सारे बिंदु पर आप लोग खूब डिटेल्स में तैयार कर लीजिएगा कंटेंट। ये भी आपका क्या है, टास्क है कि आपको जो है क्या करना है। ये भी आपका टास्क है कि आपको मीडिया पर जो है क्या करना है, प्रश्न खूब अच्छे से रेडी कर लेना है, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, याद रहेगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया और फिर फाइनली 1993 में से इसे हटा दो, 1993 में इसे अपनाया गया। तो बस हो गया पॉइंट। और यह अफ्रीकी पत्रकारों के आह्वान के बाद शुरू किया गया था। इन पत्रकारों ने मीडिया बहुलवाद और स्वतंत्रता पर ऐतिहासिक विंडहोक घोषणा तैयार की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। बाकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया आप 3 मार्च को या 3 अप्रैल को। अच्छा, इसमें एक विकल्प रह गया क्या है, चाहे तो ठीक है, क्या 3 अप्रैल को, बस डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आप लोग बताओ, आज का प्रश्न है कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको बताइएगा मुझे। ठीक है, बाकी डिकोड एग्जाम पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है भाई साहब,
इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, एक बड़ा फायदा आपका यह होगा कि आने वाले समय में अगर आप आरोग्य तैयारी करना चाहेंगे या यूपीएससी का एग्जाम देना चाहेंगे तो भी आपका ये सारा का सारा कंटेंट आपका काम आ जाएगा। इसमें प्री प्लस मेंस इंटरव्यू तैयारी कराई जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपका प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली प्री का क्विज, डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, ठीक है। इसके अलावा इसमें सारे के सारे आपको वीडियो लेक्चर्स और उसका बायलिंगुअल फॉर्म में नोट्स और इसके अलावा पर्सनल मेंटर गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ आपको दिया जाएगा। सीसेट की अलग क्लासेस होंगी, हिंदी की अलग क्लासेस होंगी, निबंध की अलग क्लासेस होंगी। सारे टीचर्स आपके वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस मिलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि कोई भी एमवी आपके पढ़ा के चला जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। तो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी आपको बाहरी स्रोत पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी। आप कोई किताब नहीं लेंगे, आप कोर्स पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस कोर्स से जुड़िए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने इस कोर्स को लिया, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो ऐसे में आपकी सारी की सारी फीस जो है क्या हो जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी एज ए रिवार्ड कि भाई आपने हमारे साथ मेहनत किया, लगन से आपने, शिद्दत के साथ आपने तैयारी की, अब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो पैसा आप वापस ले लीजिए। आपका फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, आपको बधाई हो, बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं होता किसी कारणवश तो आप पुनः से जो है आप हमारे साथ जुड़ जाइए और पैसा तो आपको वापस कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, और इसके लिए आप जो है 8604409201 पर आप जो है सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कॉल मेरे द्वारा कर दी जाएगी, या व्हाट्सएप अगर आप नहीं चलाते होंगे तो सीधे कॉल कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करिए। और जो है क्या कहते हैं, इसमें एक कहते हैं ना कि बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कराना, ऐसा नहीं होगा। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आराम से आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पीसीएस का, ओके। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है मुख्य परीक्षा का कि बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में, क्या भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत ने अपने आप को किस प्रकार से स्थापित किया है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कि भाई ये जो बदलता हुआ जो ये जियोपॉलिटिक्स है अपने आप में वैश्विक लेवल पर, उसमें भारत ने अपने आप को मजबूती के साथ बहुत खड़ा किया हुआ। जैसे कि अभी मामला पाकिस्तान भारत का चल रहा है, और ऐसे में आपने देखा कि हर देश भारत के साथ खड़ा है, टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है कि भाई भारत तुम मामला सल्टियाओ और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मतलब मामला सल्टियाओ मतलब सल्टियाओ नहीं, मामला खत्म कर दो, ठीक है, ये आतंकवाद वाला। तो अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री हो, सब भारत के साथ खड़े हैं। तो यही कह रहा है कि भाई बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में जहां कई सारे देश आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, वहीं पर भारत ने अपने आप को एक वैश्विक स्तर पर ऐसा स्थापित किया है कि ये जो सारी कंट्रियां हैं, सारी की सारी जो है भारत के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती हैं। तो ये एक बड़ी जीत है भारत की। इसी पर आपको लिखना है, नोट्स आपका बनाना है और प्रश्न उत्तर लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे बाकी हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।